दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान की लिखी हुई किताब मैं और मेरा पाकिस्तान का जो सिलसिला हमने शुरू कर रखा है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पिछली पॉडकास्ट में इमरान खान बात कर रहे थे तजुर्बा जो बयान कर रहे थे क्रिकेट का, जब उन्होंने पहली दफ़ा यूके में खेलना शुरू किया और उसके बाद जब वो अपनी पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। इस किताब का तर्जुमा इंग्लिश से उर्दू में जनाब हारून रशीद साहब ने किया है। इमरान खान आगे लिखते हैं, ऑक्सफोर्ड में सरमा का पहला मौसम अजाब बनकर उतरा। स्याह, सर्द और नम वीरान मौसम मेरे दिल में लाहौर की यादों का हजूम लेकर आता। सारी दुनिया में लाहौर के गुलाबी जाड़ों से ज्यादा मेहरबान मौसम कोई नहीं। सूरज की सुनहरी किरणों से दमकते दिन और सर्द रातें जब आप आतिशदान के सामने आसूदा हो जाते हैं। अपनी माँ को मैं कभी ना बताता कि मैं नाखुश और बेजार हूँ। एक लफ्ज़ भी इस बारे में लिखा न था। एक खत को पढ़ते हुए उसके दिल ने मगर न जाने कैसे जान लिया। ममता की इसमारी ने मुझे लिखा, फौरन घर लौट आओ। उनके प्यार की शिद्दत ने ये कहने पर उन्हें मजबूर कर दिया, लौट आओ, अपनी तालीम बाद में मुकम्मल कर लेना और अगर ना चाहो तो मत पढ़ना, ऐसा भी ये ज़रूरी नहीं। मोहब्बत ने मेरा हाथ थाम लिया, मुझे हौसला अता किया और वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिया कि मैं एक भरपूर ज़िंदगी जी सका। उनकी उल्फत ने अपने फर्जंद पर, उनके कामिल भरोसे ने मुझे इज़्ज़त नफ्स का शऊर बख्शा जो कामयाब ज़िंदगी का लाज़मा है। इन अंग्रेज़ तलबा के मुकाबले में किस कदर मैं खुशकिस्मत था जो दबाव का शिकार रहते कि जल्द अज जल्द तालीम मुकम्मल करने के बाद फ़ौरन ही मुलाजमत तलाश करें। इनमें से अक्सर पहले ही वालिदैन के घर छोड़ आए थे। हम पाकिस्तानियों के लिए तो ये तसव्वुर ही अज़ियतनाक होता। हमारे रिश्ते और तरह के हैं। कोई अपने बेटे को घर से कैसे निकाल सकता है? कोई बेटा अपने वालिदैन से जुदा कैसे हो? बुढ़ापे में इसे उनकी निगहदाश्त करना है। ये एक रूहानी अमल है, महज इखलाकी फरीज़ा नहीं। शायद ये कोई इत्तफाक नहीं कि ऑक्सफोर्ड में मेरा बेहतरीन दोस्त एक हिंदुस्तानी था, विक्रम मेहता। मेरी तरह वो भी एक क़दामत पसंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। मेरी तरह उसने एक अंग्रेज़ी स्कूल में तालीम पाई थी। हम तीन आदमी करीब आ गए, वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो, मैं और विक्रम। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा एक ही पस मंज़र था, बल्कि इसलिए भी कि हमारे मज़ामीन भी एक थे। हम सब इक़्तिसादियात और पॉलिटिकल साइंस की तालीम हासिल करने में मसरूफ़ थे। हर इतवार को लेडी मार्गरेट हॉल में हम बेनज़ीर से मिलने जाया करते। दोपहर को दूसरे लोग भी इससे मिलने आते और ज़ियाफ़त उड़ाया करते। वो उन्हें पनीर और सैंडविच वगैरह पेश करती। बेनज़ीर तब भी वैसे ही ख्वाब देखा करती जैसे कि बाद के अदवार में वो यूनिवर्सिटी यूनियन की सदारत हासिल करने के अज़म से सरशार थी। हम दोनों, मुझे और विक्रम को, इस इलेक्शन से कोई दिलचस्पी हरगिज़ न थी, मगर हम बेनज़ीर की तायद ही करते। मेरे साथ ऑक्सफोर्ड की क्रिकेट टीम में शामिल एक दोस्त डेविड फर्सन टोनी ब्लेयर के साथ एक ही फ्लैट में रहा करता, जो बाद में बरतानिया के वज़ीर आज़म बने। मुद्दतों बाद इस्लामाबाद की एक सफारती तकरीब में टोनी ब्लेयर ने मुझसे कहा, जनाब, अब आपको हमारी कोई परवाह ही न थी। यूनिवर्सिटी में तालीम की तकमील के बाद सरमा का मौसम लाहौर और गर्मा के दिन में बरतानिया में गुजारा करता, जहाँ मैं सारा वक्त क्रिकेट खेलने में सर्फ करता। पाकिस्तान में खुशकिस्मती से अब ऐसे लोगों से मेरी मुलाकातें हुई जो अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखने वाले थे। आम आदमी की ज़िंदगी में तो अल्लाह का वजूद जारी और सारी था ही। हमेशा अगरचे वो इस्लामी अहकाम की पाबंदी न करते, मगर वो उनका रब था और वो उसको मानते थे। खताएं उनसे सरजद होती, मगर वो शर्मसार होकर उसके सामने झुक जाते, तौबा करते। मसाइब आते तो अल्लाह की रज़ा मानकर सब्र करने की कोशिश करते। कभी कभार मैं सोचता, एक एतबार से मार्क्सिज्म के मानने वाले दुरुस्त ही कहते हैं। आज लोगों के लिए मजहब अफ्यूम बन जाता है, नहीं फरार का रास्ता। पाकिस्तान में नजर दौड़ाएं तो मजहब और रूहानियत हर जगह कार फरमा है, लेकिन इंग्लैंड में रूहानियत से लगाव रखने वाले चंद ही लोग मुझे याद हैं। इनमें से एक तो एंड्रू विंकफील्ड डिग्बी, जो ऑक्सफोर्ड की टीम में मेरे साथ था और बाद में पादरी बन गया था, और बरतानवी क्रिकेट टीम का विकेट कीपर एलन नॉट। एक वाकया ऐसा पेश आया कि हमेशा मुझे याद रहेगा। 1978 में एलन नॉट भी कैरी बैकर की इस आलमी 11 का हिस्सा था, मैं भी जिसमें शामिल रहा। एक मैच के बाद हम इस सवाल पर बहस करते रहे कि इनामी रकम किस तरह बांटी जाए। खेलने वाले 12 खिलाड़ियों में बराबर या इन 6 अदद साथियों को भी शरीक कर लिया जाए जो उस रोज शामिल न हुए कि कहीं और खेल रहे थे। अगरचे टीम का हिस्सा तो थे। कुछ देर की बहस के बाद हमने तय कर लिया कि ये सिर्फ उनका हक है जो सख्त मुकाबले में शामिल थे। नॉट को इस पर बहुत सदमा हुआ। उसने कहा, ये तो लालच है, निरा लालच। आखिर वो हमारे साथी हैं, हम उनके साथ बड़ी नाइंसाफी के मुर्तकिब हैं। उसका रवैया ऐसा मजबूत था, नहीं उसकी इज्जत थी कि हम सब शर्मिंदा हुए और इनाम की रकम में ने उन साथियों को शरीक कर लिया जिन्हें अभी कुछ देर पहले हम भुला देने पर
तुले थे। बरतानिया में जब भी अपनी जिंदगी संवारने और तरतीब देने की कोशिश में लगा था तो मेरा वतन भी तब्दीली के अमल से दो चार था। जुल्फकार अली भुट्टो अगरचे खुद भी मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के लिए एक हद तक कसूरवार थे, लेकिन अब वो इक़्तिदार में थे। हुकूमत संभालने के बाद उन्होंने अपने करिश्माती शख्सियत का सारा जोर मुल्क का वक़ार बहाल करने पर सर्फ कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार एक हाकम ने आम आदमी से कहा कि उसकी भी कोई हैसियत है, फौजी और सिविल अशराफिया के बरक्स, जो अजनबियों जैसी सर्द मोहरी के साथ आम आदमी के साथ पेश आती। भुट्टो का रवैया गर्मजोशी पर मबनी था। 1965 में भुट्टो ने कश्मीर के मौजू पर सलामती कौंसिल से खिताब किया तो मुझे उन पर फख्र का एहसास हुआ। जब उन्होंने कहा था अगर जरूरत पड़ी तो भारत से 1000 साल तक लड़ेंगे, अब वो एक आज़ाद आदमी की तरह मगरब से बात करते नजर आए और ये अच्छा महसूस होता। इसके बावजूद भुट्टो की गैर मामूली जहानत, करिश्माती शख्सियत भी पाकिस्तान को दलदल से निकाल न सकी। उनकी बेरब्त और बेमहार कौम परस्ती ने मईशत को तबाह कर दिया। उनकी जागीरदाराना जहनीत ने जो इख्तलाफ राय बर्दाश्त ही न कर सकी, जमहूरियत को मजीद नुकसान पहुँचाया। इनके दौर का एक बेहद ताकुन फैसला मगर 1972 में तमाम निजी स्कूलों को सरकारी तहवील में लेना था। आखिरकार तो ये आश्कार हो गया कि जनाब भुट्टो इस मुल्क गिर जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को महज अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अवाम को अख्तियार सौंप देने का वादा वो भूल चुके थे। अपोजिशन इसके खिलाफ मुत्तहिद हो गई। 1977 का इलेक्शन हुआ तो उन पर बड़े पैमाने की धांधली का इल्ज़ाम लगा। एहतजाजी मुजाहरे बर्पा हुए तो संगदिली से कुचल दिए गए। मजहबी जमातों के दबाव से निजात पाने के लिए भुट्टो ने आखिरी हरबैया अख्तियार किया कि अल्कोहल, कमार बाजी और शबीना क्लबों पर पाबंदी लगा दी। इसके बावजूद एहतजाजी मुजाहरे बढ़े और फसाद में बदल गए। अब इन पर काबू पाने के लिए फौज बुलाई गई। फिलआखिर मार्शल लॉ नाफिज हुआ और 11 साल के लिए एक जनरल हुक्मरान बन गया। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने बेपनाह मकबूल लीडर को एक शब इक़्तिदार से बंदूक के जोर पर अलग कर दिया। अगले बरस 1978 में वो पाकिस्तान के सदर बन गए और 1979 में साबिक वज़ीर आज़म को फांसी दे दी। ये सानहा हुआ तो मैं श्रीलंका में क्रिकेट खेल रहा था। सदमा हुआ, बेहद शदीद सदमा। गलतियां उन्होंने बहुत ही की थी मगर फांसी नाकाबिले कबूल। मज़ीद बहरान अभी बाकी थे। 1979 का साल बाज़ एतबार से तारीख साज था। मकरब ज़दा रज़ा शाह पहलवी को मेनी के इस्लामी इनकलाब ने जलता किया। उस बरस के आखिरी दिन थे कि रूसी अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हुई। अब एक तवील मुद्दत के लिए पाकिस्तान भी मगरब का हलीफ था, खास तौर पर अमेरिका बहादुर का, जिसके साये में कभी कोई मुल्क खुद मुख्तार न रह सका। यहाँ पर पहला बाब जिसका उन्वान था क्या मैं जन्नत में क्रिकेट खेल सकता हूँ, उसका इख्तिताम हुआ। एक हिसाब से तारीख को याद करना जहाँ तकलीफ दे है वहाँ पर ये भी देखना कि मुल्क जो है इतनी मुश्किलात से गुजरता रहा, लेकिन जो एहसास है ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका सामना होता है अपने वर्क कलीग्स के साथ। वहाँ पर अखबारों में जब खबरें आती हैं नेगेटिव तो वाकई में बहुत शर्मिंदगी होती है, जिसका इजहार इमरान खान ने भी किया है। अगली पॉडकास्ट में बाब दोम जो है इस किताब से लेकर आएंगे जिसका उन्वान है अल्लाह जाने क्या होगा। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care. God bless. Allah Hafiz.